हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे मतदान और मतगणना। ठीक है, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो किस तरीके से है, और इस पूरे चैप्टर में ही हम चुनावी राजनीति के बारे में ही समझ रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो मतदान और मतगणना, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि जो आरक्षित कुछ निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, देन उसके बाद जो भी आचार संहिता वगैरह वगैरह जो होती है, प्रचार प्रसार किस तरीके से होता है, कितने हफ्ते तक उनको टाइम मिलता है, वो चीज़ें हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतदान और मतगणना के बारे में कि क्या कैसे इसकी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे बात की गई है कि चुनाव का जो आखिरी चरण है, मतदाताओं द्वारा वोट देना, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि चुनाव का आखिरी चरण यानी कि फाइनल जो उसका स्टेप होता है, उसमें क्या होता है कि मतदाताओं द्वारा वोट देना, यानी मतदाता कौन हो गए, जिसका भी वोटर आईडी में नाम हो। और हम सभी लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम सभी मतदाता हैं। ठीक है, यदि हमारा वोटर लिस्ट में नाम ऐड नहीं है तो हम मतदाता में नहीं गिने जाएंगे। तो इसमें मतदाता वही हैं जिनकी वो वोटर आईडी बनी हुई होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतदाताओं द्वारा वोट देना, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में होता है। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या हो गया, बिल्कुल आप लोग सभी लोग परिचित हैं, बस एक बार हम इसको पढ़ के समझ रहे हैं तो इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोसेस हम सबके इलाके में होती है, ऐसा नहीं किसी एक में होती है। क्योंकि ये जो भी भारत में रह रहे हैं तो उन सब लोगों को ये सारी चीज़ें आई होप कि पता होंगी। भले ही आप लोग मतलब मतदान ना किए हों, लेकिन फिर भी ये बहुत नॉर्मल बातें हैं और आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी मैंने जो बताया आपको कि वही व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है या मतदान कर सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो। ठीक है, आपका भी यदि नाम है तो आप भी मतदाता एक मतलब मतदाता के रूप में आप गिने जाओगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं है, भले ही आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो या 21 वर्ष पूर्ण कर चुके हो या आप भारत के निवासी हो और लिस्ट में नाम नहीं है तो आप मतदाता नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनका नाम होगा। और यहाँ पे होता क्या है कि इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। और अस्थायी तौर पर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्थानीय वहाँ के स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो भी स्कूलें होती हैं या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। ठीक है, ये जहाँ पे आप मतदान करने जाते हो तो जो वोटिंग पोल होता है वो किसी गवर्नमेंट संस्था ही होती है जहाँ पे वो बना होता है। ज़्यादातर आप अपने गाँव में देखोगे तो जो स्कूलें होती हैं, सरकारी स्कूलें होती हैं, तो उनमें क्योंकि हर एक गांव में आपको सरकारी स्कूल तो ऑब्वियस है मिलेंगे ही, चाहे 12th तक ना मिले लेकिन 8th क्लास तक तो मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी क्रियाएं कराई जाती हैं और इसलिए कराई जाती हैं ताकि स्कूल जो होगा बीच में बनाया जाता है और सभी लोग क्या करें कि गांव के लोग आसानी से वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं। ठीक है, इसे हम अमिट स्याही भी कहते हैं। और वो जो उसकी फिंगर होती है वहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लैक ऐसे हाँ करके उसका जो भी मार्कर टाइप का होता है वहाँ से ब्लैक निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, यानी कि जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके कुछ एजेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है। जो भी उम्मीदवार के एजेंट के रूप में काम करते हैं, आप भी बन सकते हो, उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी शर्तें नहीं है। आपके यदि जिन्हें भी आप पहचानते हैं जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे संपर्क करके आप भी बन सकते हो, आपको वहाँ पे पैसा
सभी मिलेगा, ठीक है। और उसमें आप अंदर बैठने की भी आपको इजाज़त होती है। और होता क्या है कि मतलब एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर इजाज़त होती है बैठने की, ठीक है, जिससे कि वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए यानी कि पहले क्या होता था कि एक बैलेट पेपर होता था, ठीक है। अभी राष्ट्रपति महोदय का या उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर में ही होता है। पहले यहाँ भी पेपर से होता था चुनाव। तो एक पेपर रहता था यहाँ पे, सपोज मतलब जिनका जो भी सिंबल होता है जिस पार्टी का, चाहे मतलब वो उसमें पहले तो पार्टी है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग उम्मीदवार, जैसे ग्राम पंचायत का हो रहा है तो किसी का फावड़ा है, किसी का बेलचा है, किसी का कमल है, किसी का फूल है, किसी का कुछ भी, मतलब झाड़ू है, जो भी, जैसे केजरीवाल जी का झाड़ू था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब उनका सिंबल जो रहता है, एक चिन्ह अलाट किया जाता है, ठीक है, तभी तो पहचान होगी, हम चुनेंगे कि तो पब्लिक जब जाती है, यानी कि जब मतदाता जाते हैं मतदान करने के लिए, तो वहाँ पे जिनको भी क्योंकि उनको पता होता है, और प्रचार इसीलिए कराया जाता है कि अपने जो भी आपका सिंबल है, आप कहें कि इस पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाए। वो काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब जो डीजे वगैरह से करते हैं अपना प्रचार, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, कि कमल पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाया जाए, कुछ ऐसा रहता है उनका स्पीच जो है। तो यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि यानी जितने भी उम्मीदवार होते हैं तो उनके जो भी चिन्ह होते हैं, ठीक है, तो जो मतदाता होते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसमें क्या लगाते थे, मुहर लगाते थे, एक वहाँ पे रखी रहती थी मुहर, तो उसको मुहर लगा के वो अपनी इच्छा जाहिर करते थे, अपनी पसंद। और जिसमें भी ज़्यादा होता था, यानी कि जो पेपर होते थे, और उसको फोल्ड करके एक पेटी भी आती थी, उसमें डाला जाता था। तो खैर अब वो प्रोसेस बंद हो चुकी है, पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है, यानी कि ईवीएम का अब इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, तो इसका इस्तेमाल अब हर जगह पे होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों, यानी कि जो मशीन होती है उसके ऊपर क्या किया जाता है कि उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। और निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं, जो कि अपने क्षेत्र से हो सकता है कि मतलब कोई भी उनके पक्ष या विपक्ष में नहीं लड़ रहा हो, ठीक है, फिर भी जो निर्दलीय होते हैं तो उनको भी चुनाव चिन्ह दिया जाता है। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसे चुनाव चिन्ह के आगे मतलब जो भी बटन बनी रहती है उसे एक बार दबाना होता है, ठीक है, सिर्फ एक बार ही दबाना होता है। और उसके बाद क्या होता है कि मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी जो हमने बताया था कि एजेंट रहते हैं, तो ये जब गणना होती है वहां भी एजेंट रहते हैं, जिससे क्या होता है कि मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। यानी कि ये एजेंट अंदर भी थे, किस लिए थे, जो चुनाव केंद्र के अंदर थे, तो वो इसलिए थे कि वहाँ सभी बेहतर तरीके से काम चल सके, कोई धांधलेबाजी ना करे। और उसके बाद बाहर होते, मतलब जब गणना होती है तब भी इनके एजेंट कुछ रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि वही एजेंट हो, जो मैंने बताया ना कि इसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, आप फ्री हो तो आप वहाँ पे जाके शामिल हो सकते हो। तो अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप ही जो यहाँ चुनाव केंद्र के एजेंट थे वहाँ जाके बनेंगे, कोई और भी बन सकता है, ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि जिस पे विश्वास करते होंगे उसे बनाएंगे। तो वो रहते हैं कि यहाँ पे धांधली ना हो, ठीक है, यहाँ पे भी निष्पक्ष ढंग से क्या किया जाए, मतलब गणना की जाए। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। यानी कि क्या होता है, जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उनमें क्या होता है कि अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतगणना होती है वो एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वे इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी टीवी चैनल हो गए, रेडियो हो गए, अखबार हो गए, तो इनके लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है और वो
क्या करते हैं कि जो इसकी खबरें होती हैं बहुत ज़्यादा विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, आप जब देखोगे कि जब न्यूज़ चैनल किसी भी न्यूज़ चैनल को आप लगा लीजिए टीवी में, कोई भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ पे जब वोटिंग होती है तो आप देखोगे कि मतलब पल पल का, अभी कांग्रेस बढ़ रही है, अभी बीजेपी बढ़ रही है, अभी इनकी सरकार ऊपर जा रही है, इनकी सरकार नीचे गिर रही है, 2 वोटों से बढ़कर, यानी कि मिनट मिनट का इनको सारी खबर बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे आपको। बस आप देखते रहिए ध्यान से, बाकी ये न्यूज़ चैनल वाले सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे बखूबी। ठीक है, और क्योंकि जाहिर सी बात है यार, इतनी न्यूज़ कहाँ से लाएंगे, इनको भी न्यूज़ चाहिए होती है। तो अभी आप टीवी में देख रहे थे जब तक कोविड-19 था, ठीक है? हालाँकि कोविड-19 खत्म नहीं हुआ, लेकिन इन्हें दूसरी न्यूज़ मिल गई, सो कोविड-19 को साइड में रख दिया गया है। लेकिन जब तक था कोई ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब उस टाइम अपने चरम पे वो पहुँचने ही वाला था, तो उस टाइम पे कोई अदर मतलब लॉकडाउन हो चुका था, कोई और न्यूज़ थी नहीं। तो वही डेली दिखाया जा रहा था कि इतने मरीज़ हो गए, इतने मरीज़ हो गए, ये हो गया, यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई, वहाँ की गई, दुनिया भर की, ठीक है? जैसे ही क्या हुआ कि ये थोड़ा-सा लॉकडाउन खुला और उसके बाद यहाँ पे व्यवस्थाएँ जो पहले जैसे चलने लगी, तो फिर वही कि दिल्ली में ऐसे जाम लगा, यहाँ पे ऐसे हुआ, किसानों ने ऐसे आंदोलन किया। हाँ, किसानों से मुझे याद आया कि यदि शायद कल आप में से किसी का कमेंट आया था कि किसानों का आंदोलन आपको फालतू लगता है, तो सॉरी, मुझे फालतू नहीं लगता है। मैंने आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको या हमको जो भी चीज़ें क्या है गलत लगती है, हम बिल्कुल आंदोलन कर सकते हैं। बस मेरे कहने का मतलब ये था कि उनके आंदोलन से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा, ठीक है? तो वहाँ पे बस मैं एक आपको मतलब यदि मैं बात करूँ तो आपके लिए कि एक विचार आप अपने मन में लाओ कि क्या ये बात सही है कि जैसे आंदोलन किया जा रहा, हो सकता है कि आपको उस आंदोलन से काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक? किसान अपने लिए लड़ेंगे ही, ज़ाहिर-सी बात है। और आप देख रहे हो कि सरकार भी इसके खिलाफ नहीं है, वो बहुत बेहतर तरीके से अभी आप कल के ही न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो काफ़ी पंजाब हरियाणा में बेहतर तरीके से किसानों के लिए कि कोविड-19 ना फैले, डॉक्टर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है? उनका फंडामेंटल राइट्स है। वो किसान यदि उनको लगता है कि ये तीनों आंदोलन यानी कि तीनों कानून जो आए हैं वो गलत है, ये एमएसपी को ख़त्म किया जा रहा है पूरे तरीके से, वो बिल्कुल ऑब्वियस है आंदोलन करेंगे, उनका हक है। ठीक है? हाँ, लेकिन मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से बहुत से लोगों को उससे नुकसान हो जाता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इसके लिए एक अलग क्राइटेरिया होनी चाहिए कि किस तरीके से आप आंदोलन कर सकते हो कि आपका काम भी हो जाए, सरकार तक बातें भी पहुँच जाएँ और लोगों का नुकसान भी ना हो। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा प्लीज़ बात को समझा करिए और मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है उन्हें ये पसंद नहीं है, उनके ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आगे चल के खतरा हो सकता है, तो ऑब्वियस आंदोलन तो करेंगे ही और उनके आंदोलन करने से उनका ही नहीं सबका सुधार होगा, ठीक है? वो जो जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, तो हम घर में बैठे हैं, यदि हम किसान हैं, हम नहीं शामिल हुए, फिर भी हमारा भी सुधार होगा क्योंकि जब सरकार अपनी पॉलिसी में चेंज लाएगी, तो उससे हमको भी प्रॉफ़िट मिलेगा, सिर्फ़ उनको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इतना तो है कि यदि हम वहाँ जाके सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ से तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आंदोलन ना करें, बिल्कुल करें, उनका राइट है, करना चाहिए। हाँ, बट जो अदर पब्लिक का नुकसान होता है काम का जितना भी, अब जिसका ये है कि बस आज कमाएँगे, आज खाएँगे, उनका भी ना जा पाते हैं, ना कुछ भी कर पाते हैं, तो 1 दिन का हो तो ठीक है। मतलब कई दिन लग जाते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत क्या होता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी कुछ कदम उठाने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे सरकार के पॉलिसी के बारे में है कि उसको किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैंडल करना चाहिए ताकि लोगों का भी नुकसान ना हो, किसानों की भी बात रखे, मतलब जो भी आंदोलन करता हो, उनकी भी बात को मानी जाए। या तो सरकार क्या करे कि जल्द से जल्द उनकी बातों को माने या तो उनके लिए कुछ मतलब अलग तरीके से करे कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे आंदोलन कर सकते हो, बैठ सकते हो। और हाँ, जब शाहीन बाग का मामला आया था तो आप लोगों के लिए बता दूं मैं कि जब ये शाहीन बाग में चल रहा था, ठीक है, सीएए का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था
कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप आंदोलन करोगे, बट इतना नहीं है कि आप दूसरों का शोषण करोगे। ठीक है, यानी कि आपका बिल्कुल ये राइट है आपके पास कि आप जितना चाहो धरना प्रदर्शन करो, 1 महीने 2 महीने साल भर जितना भी चाहो कर लो आप, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान हो, ये आपको बिल्कुल राइट नहीं मिला हुआ, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में, ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, ना विधायिका के द्वारा, ना कार्यपालिका के द्वारा। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद आई होप कि आपको मेरी बातें गलत ना लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी जो मैं कहना चाहती थी। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब जो भी वोटें वगैरह कराई जाती हैं, तो कुछ ही घंटों में क्या सारी गिनती के परिणाम मालूम हो जाते हैं, यानी कि न्यूज़ चैनल के वगैरह सब कुछ हमें पता चल जाता है। अब उसके बाद आता है भारत में चुनाव क्यों, मतलब कि चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। अभी हमने देखा कि हमारे देश के चुनाव की प्रोसेस क्या है। अब इसमें देखेंगे कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, क्यों कहते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? तो इसमें अभी एक जो मतलब कि बात की गई है मोदी जी के द्वारा, एक देश एक चुनाव, बिल्कुल इससे रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जिन्होंने भी ये बातें मतलब जो अभी लाया गया था, शायद 26 नवंबर की बात है ये। ठीक है, और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप लोग इसको कर लीजिएगा। जिस दिन संविधान दिवस था उस दिन मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि एक देश एक चुनाव की बात। ठीक है, यानी कि हमारा जो देश है यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो उसके आप उसको पूरा एनालिसिस उसका करेंगे, पढ़ेंगे पूरी। आज आपके लिए यही होमवर्क है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ने के बाद मुझे कमेंट चाहिए कि हाँ मैम हमने पूरा कर लिया है। तो ये लोग आप एक देश एक चुनाव जो भी आया है आपको किसी भी वेबसाइट में मिल जाएगा, गूगल में डालेंगे तो वहाँ से आप यदि पढ़ चुके हैं तो रिवाइज करिएगा, और नहीं पढ़े हैं तो उसको अच्छे तरीके से, यानी कि ये चर्चा में क्यों है, इसके मेन टॉपिक क्या है, उसके बाद यहाँ पे, क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक से अपने एग्जाम के लिए चीज़ें निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ोगे उसमें से कि इसमें यदि लाया जाता है एक देश एक चुनाव तो चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि यदि हम एक देश एक चुनाव की बात तो कर रहे हैं तो इससे क्या क्या हमारे लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकते हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा लाभ होगा, कहाँ पे ज़्यादा हानियाँ होने वाली हैं, और इसे सुधारने के लिए या निष्कर्ष रूप से कि इसके आगे की राय क्या हो सकती है, और निष्कर्ष रूप से हम इसे कह सकते हैं कि हाँ एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए या बन जाए कि आपका क्या विचार है इसमें, इसलिए आप ये इसके जितने भी एंगल है बेहतर तरीके से उसको आप समझ लीजिएगा क्लियरली। ठीक है, देन उसके बाद प्लीज़ ईमानदारी से मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, पढ़ने के बाद वीडियो पे आइएगा और उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया है या पढ़ ली है और अच्छे तरीके से हमें समझ में भी आ चुका है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि हमारे मतलब देश में चुनाव महंगे हैं या नहीं। सो इसमें आता है कि भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। अभी हमने पढ़ा था ना 25 लाख 1 लाख का जो फंडा था कि लोकसभा में इतना लगेगा और विधानसभा में इतना, मतलब कम से कम बात की जा रही। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है भारत में। अब बहुत ज़्यादा रकम कैसे खर्च होती है, जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव पर ही सरकार ने करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी लोकसभा चुनाव में वहाँ सिर्फ 25 लाख की बात की जा रही, यहाँ कितना खर्च किया गया है, 3,500 करोड़ रुपए। ठीक है, मायने रखता है ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, कितना रुपए खर्च किया गया, हिसाब लगाएं तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर 40 रुपए के करीब खर्च हुआ। यानी कि आप एक बार देख रहे थे कि मतलब काफ़ी अब बाह उड़ी रही होगी। ठीक है, शायद हो सकता है कि आपके इधर ना रही हो, बट मुझे लगता है कि काफ़ी जगह पे ये अब बाह उड़ी थी कि यदि कोई वोट देने नहीं जाएगा तो उसके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। और ये सही थी, अफवाह नहीं थी, सही थी ये बात। और निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कहा गया था कि वहाँ पे, और ये बात क्यों कही गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है और जब कोई वोट देने जाता नहीं है उसका पैसा वेस्ट जाता है। ठीक है, जब उसका पैसा मतलब ऐसे ही कि आप यहाँ पे एक आंकड़ा मोटा मोटा हिसाब लगाया जा रहा है कि एक व्यक्ति पर 40 रुपए खर्च किया जाता है, और जब वो जाता नहीं है तो उसमें था 300, पता नहीं, हाँ शायद इतना ही था कि कुछ उसका काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे
आप समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति पर 40 रुपए खर्च किया जा रहा है, वो व्यक्ति नहीं जाएगा तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे-ऐसे कई व्यक्ति नहीं जाएँगे। तो जब ऑल ओवर इंडिया का हो रहा, हमारा एक का होता तो ठीक है, 40 रुपए हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन 40-40 मिला के कई 40 हो जाएँगे, तो कई हज़ार लाख बन जाते हैं वो, ठीक है? तो इसमें क्या किया गया था कि यहाँ पे मतलब खर्च किया गया, और उसके बाद क्या होता है कि पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। अभी तो ये सिर्फ आंकड़ा जो है वो सरकार का है 3500 करोड़ रुपए का। उसके बाद जो पार्टियां थी, जो उम्मीदवार थे, जो इधर-उधर का अपना जो भी मेंटेनेंस बनाए, जो भी लोगों को दिए या जो भी खिलाए-पिलाए, मतलब जिस तरीके से भी लोग उन पे मतलब आने के लिए राज़ी हुए, तो वो तो किए ही, ठीक है? तो यानी कि सरकार का खर्चा सिर्फ हम 3500 करोड़ रुपए देख रहे हैं 2014 के, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार से भी ज़्यादा इनका खर्च होता है, और मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्चा मिला लिया जाए तो 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है? यानी कि इतनी अपने इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें कितना हो गया कि 30,000 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए तो छोटी रकम है जो कि सरकार के द्वारा खर्च की गई, ठीक है? करोड़, यहाँ पे लाख की बात नहीं हो रही। और उसके बाद है कि 30,000 करोड़ रुपए दोनों का मिला के खर्च किया गया। यानी कि जो पार्टियां थी, जो उम्मीदवार थे, तो पार्टियों का खर्चा अलग से, उम्मीदवार अपना-अपना खर्चा अलग से मिला के, यानी कि 3500, और इनका तो डबल तिबल, आप मान के चलिए कि 3500 और 30,000 काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा खर्च किया, 10 गुना मान सकते हो आप, ठीक है? और उसके बाद आता है, अर्थात प्रति मतदाता करीब 500 रुपये। तो 300 रुपये तो कम ही बात की गई थी कि मतलब आपके अकाउंट से निकाल लिया जाएगा ऑलरेडी, यदि आप वोट देने नहीं जाते। तो काफ़ी ऐसा अच्छा रेशियो भी था इसी डर के उसमें कि नहीं कहीं सरकार पैसा ले ना ले। और ये कोई आप अफवाह मत समझिएगा, और आई होप कि आप सभी के पास तक ये कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती ही खबर आई हो, बट आई होगी, ठीक है? जहाँ पैसे की बात आती है वो हम तक पहुँच ही आती है, और जहाँ अपना कटना होता है तब तो और ज़्यादा पहुँच जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि 500 रुपये, मतलब एक हिसाब बना के चलिए, सरकार तो सिर्फ 40 रुपये ही लगा रही है, लेकिन जो मतलब उम्मीदवार हैं या पार्टी हैं उन सबका मिला लिया जाए तो एक पर 500 रुपये खर्च किया जाता है, ठीक है? ये एक मोटा मोटा हिसाब है। हो सकता है कि कुछ पार्टियां या उम्मीदवार एक पर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए भी दे देते होंगे, वो तो उनका गुप्त दान है, ठीक है? वो अपना अपना जो मैटर बनाते हैं वो उनका अलग है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है। यानी कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा इलेक्शन पे खर्चा करते हो, वही किसी गरीब को दे दो या कुछ और कर दो। मतलब जिन गरीबों को वहाँ खाने को नहीं है, हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है उसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी पीछे हैं। जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, और तो छोड़िए, मतलब 102वां रैंक, हम सबसे खराब स्थिति में चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना घटिया हमारा जो रैंक चल रहा है यहाँ पे हंगर इंडेक्स में। यानी भारत में तो कोई फरारी पे चल रहा है, कोई भूखा मर रहा है, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो चुनाव के लिए तो हम 30,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, और खाने के लिए तो यहाँ निवाला नहीं मिल रहा है कुछ लोगों को, ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया कि जाहिर सी बात है कि जब ऐसी घटनाएं होंगी तो आलोचना तो बिल्कुल होनी है, ठीक है? तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, एक हिसाब से मान के चलिए काफ़ी वो बेहतर होते हैं, ना इधर के होते ना उधर के होते। चलो ठीक है, अपना बैलेंस बना लेते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, 2-3 महीने तक काफ़ी गंभीर स्थिति थी, ठीक है? उसमें भी उनका कहीं न कहीं चलता रहा। जो तो अमीर है, खैर उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो ठीक है, किसी तरीके से उनका गुज़र-बसर चल गया। लेकिन जिनका था कि वो रोज़ कमाएँगे, रोज़ खाएँगे, रो समस्या तो उनके लिए हुई। नोटबंदी हुई तो समस्या उनके लिए हुई। यहाँ अमीरों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा बहुत हुई होगी। लेकिन मेन समस्या, यदि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है हमारे देश में, तो सबसे ज़्यादा कौन उसमें फँसता है, कौन झेलता है? वो गरीब है, ठीक है? यानी कि अब जहाँ पे आप देख रहे हो कि कोविड-19 आता है और इसमें 2-3 महीने तक लॉकडाउन कर दिया गया, यहाँ खाने को भी नहीं है।
जिसके पास तो ठीक है पहले से खेती वगैरह थोड़ा बहुत, यानी जो मैंने मिडिल क्लास का बताया कि ना तो अमीर है ना गरीब है, उनका थोड़ा बहुत 2-3 महीने का इतना तो होता है कि हम जी लेंगे। लेकिन जिनके पास था कि हम रोज़ कमाएँगे, रोज़ खाएँगे, उनका तो मतलब बहुत दुर्दशा हो चुकी, ये मान के चलिए, ठीक है। इन 3-4 महीनों में, अभी तो ख़ैर साल भर होने चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या उन्हीं को देखने को मिलती हर एक सेक्टर में। जैसे नोटबंदी हुई, नोटबंदी में क्या था कि चलो ठीक है, मिडिल क्लास वालों के पास इतना पैसा भी नहीं होता, ठीक है। अमीर जो थे, वो तो अपना ब्लैक मनी को कब व्हाइट मनी बना लिए, उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। जितना भी उनके पास पैसा था, वो तुरंत कोई गोल्ड ले लिया, कोई कुछ भी ले लिया, पूरा ब्लैक को व्हाइट करने में उनको मिनटों नहीं लगे हैं। लेकिन जो गरीब थे, उनको तो और भी कुछ नहीं मिला। नोटबंदी हुई, चीज़ें महँगी हो गई, पैसा नहीं, सब कुछ मतलब जीएसटी आया, उसमें भी वही फँसते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं भी आप ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम्स आती है, तो सबसे ज़्यादा जो जिनके पास कुछ नहीं है, वही और बुरे फँसते जाते हैं, ठीक है? और इसमें यही बताया गया कि खासकर गरीब लोगों पर ये एक बोझ है, और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। यानी कि हमारा देश हर 5वें साल ये चुनाव कराने वाला बोझ नहीं उठा सकता है। और आइए इस खर्च की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। अब ये जो खर्च है, तो इसकी खर्च की तुलना यदि हम कुछ अन्य खर्चों से करते हैं, तो किस तरीके से होगा। सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखिएगा कि जो 2005 में सरकार ने क्या किया कि फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत करीब 3,000 करोड़ है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जो पनडुब्बी है, यानी कि उसने सरकार ने, हमारी भारत सरकार के द्वारा 6 पनडुब्बियां खरीदने का जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, और इसमें 3,000 करोड़ रुपए एक पनडुब्बी की कीमत थी, ठीक है। दूसरा आता है कि दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुए। अब यहाँ पे देखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आप साथ में चलिएगा, इसको लेके चलिएगा कि यहाँ पे रैंक क्या है हमारी, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और ये आपके जीएस पेपर 2 में भी, जीएस पेपर 3 में भी, एथिक्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जीएस पेपर 2 का तो आप मान के चलिए गवर्नेंस का एक पार्ट ही है, जिसमें आपकी 6 से 7 8 यूनिट तक का शायद उसमें दिया गया है कि मतलब ये गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, पूरा कि किस तरीके से स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और जो भी हमारे मतलब स्वास्थ्य में सब कुछ आ जाएगा, भूखे प्यासे जो भी हैं सब कुछ, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से सरकार क्या क्या पॉलिसीज ला रही है, हम वहाँ पे देखते भी हैं आंकड़े कि जहाँ यूएस अपने पूरे जीडीपी का 16% करती है या 14% करती है, वहाँ इंडिया 1.2% ही कर रही है, ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य पे इंडिया कितना खर्चा कर रही है, कितना पोषण पे इंडिया खर्चा कर रही है, वो हमें समझ में आ रहा है इससे। और ये इंडेक्स साफ तौर पे बताता है, यूनिसेफ के द्वारा जो भी लाए गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 102 रैंक है, ठीक है। यदि मैं सही हूँ तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि शायद 102 रैंक है कि नहीं है। आई थिंक 102 रैंक ही है, ठीक है। एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यानी हम कितना पीछे हैं, और इसमें बात भी की जाती, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जहाँ एक और हम मतलब एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे देश का ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस मतलब स्थिति में है। इससे आप मतलब क्या कहेंगे, इसके सुधार के लिए इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन आया भी हुआ है। और यहाँ पे जहाँ अब मोदी जी के द्वारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, अभी 2 से 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारे देश की, और बात की जा रही 5 ट्रिलियन की, ठीक है। यानी कि हालांकि कोविड-19 से पहले की बात थी, कोविड-19 तो काफ़ी कुछ मिट्टी में मिला के गया है, और गया नहीं, अभी है ही, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, एक तो चुनाव में पैसा खर्च, थोड़ा आपके माइंड को खोलने के लिए ये बातें यहाँ पे की गई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप समझ के चलिएगा। और इसको समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा, और एक देश एक चुनाव जो है आप समझ पाएंगे कि ये कितना प्रॉफिट वाला, कितना नुकसान वाला। हाँ, एक एंगल से मत समझिएगा, ये मैं बार बार बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की यदि फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, और कोई चीज़ बहुत नुकसान वाली है लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं फ़ायदे होते हैं। करेला कड़वा होता है लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, ठीक है। तो इसलिए कि नुकसान और फ़ायदे दोनों होते हैं चीज़ों में,
और हमको दोनों ही चीज़ें करनी है, क्योंकि हम नीति निर्माता बनने वाले हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए कि चीज़ों को बैलेंसेबल सोचनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया नहीं नहीं मतलब एक देश एक चुनाव बहुत अच्छा है, लेकिन हमने उसका प्लस पॉइंट कहा ना, ये माइनस पॉइंट तो हमें पता ही नहीं क्या है। कहीं ना कहीं जब अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो बुरा भी होगा। ठीक है, व्यवस्थाएं थोड़ा बहुत चरमराएंगी, ये बात हमको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वो देख लेंगे आप। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि पनडुब्बी तो ले रहे हैं, और 2010 में क्या हुआ कि राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही खर्च कर डाला। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, जब यहाँ पे इस तरीके से पैसा खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ की हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हमें बता रही कि पैसा खर्च कहाँ करना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एक डेवलपमेंट कंट्री की मेन रूप से जो वो करता है, क्या सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ध्यान देता है। ठीक है, वहाँ पे हम आई होप कि पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे जापान वगैरह में हम कहते हैं बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ के जो होता है ना कि सबसे पहले तो हमारे देश की जनता स्वस्थ रहे, और उसके बाद हमारे देश में क्या हो, शिक्षा हो, बाकी जनता खुद अपने आप कर लेगी यदि उसके पास उस टाइप का एजुकेशन आप दो, और मतलब एजुकेशन पे और स्वास्थ्य पे बेहतर तरीके से खर्च करो। अब यहाँ पे एक बात मैं और बोलने वाली हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो सब्सिडी देने की बजाय, ठीक है, और ये मुद्दा हाल फिलहाल में आपको अभी कुछ दिनों में सुनने को आएगा, क्योंकि ये चर्चा पे चल रहा है और आएगा, जरूर आएगा ये मुद्दा। आप लोग करंट से अपडेट रहिएगा कि सब्सिडी देने की बजाय यदि लोगों को उस टाइप का आप एजुकेशन दो, यार 6,000 रुपये में किसान क्या कर लेंगे। या कि आपने कहीं भी जैसे हर एक क्षेत्र में किसानों का आप जो भी है ऋण माफ़ कर दो, उसके बाद बिजली का बिल माफ़ कर दो, इससे क्या होगा। ठीक है, कि यहाँ पे आप सब्सिडी दे दिए रहा, कहीं भी कुछ हो रहा आप सब्सिडी दे दो, काम ख़त्म। तो वहाँ सब्सिडी देने की बजाय, और 6,000 में हमारा ना तो अच्छी खेती हो पाती है ना तो कुछ हो पाता है, वो 6,000 पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता है। ठीक है, वहीं पे यदि हम उसको दूसरे तरीके से करें कि जैसे आप अच्छे खाद बीज जो भी हैं, यानी कि उर्वरक चीज़ें जो हैं, या कि जो बीज हैं उनको कुछ अच्छी किस्म के उर्वरक किस्म के आप बना के दो, तो वहीं आप 6,000 दे रहे हो, बीजों की कीमत महंगी कर रहे हो। उससे क्या होगा कि किसानों का जितना दे नहीं रहे हो, बस वही लालीपाप खिला रहे हो, हम सब्सिडी दे रहे हैं, 6,000 रुपये किसानों को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसको प्लीज़ आप लोग मतलब उल्टा मत समझिएगा या गलत मत समझिए कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या कुछ इसके खिलाफ बोल रही हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि सब्सिडी देने की बजाय आप उस हिसाब से, हम अपने देश में एजुकेशन पे या की बात करें, हालांकि सुधार हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारे एजुकेशन लेवल पे या कहीं पे जो न्यू पॉलिसी आई है, हम तो कोविड-19 की वजह से स्कूलें ही बंद है तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी तो ये न्यू पॉलिसी बस कहने के लिए है। तो इसमें क्या होगा कि यानी कुछ ऐसे तरीके से किया जाता है कि देश का हमारे, क्योंकि एजुकेशन जो है वो काफ़ी डल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे है, और स्वास्थ्य भी हम देख ही रहे हैं कैसे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, महिलाएं हो रही हैं। और यदि मैंने आपको एक वेबसाइट का नाम बताया था, उसमें से आप लोगों को गूगल पे बहुत अच्छी खासी मतलब सारे अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। दृष्टि की वेबसाइट है, तो आप उसमें से, मैं उसका कोई प्रचार वचार नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस आपके लिए बता रही, कहीं भटके ना। ये जो मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको वहाँ पे एक जगह मिल जाएंगी। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे एक एक चीज़ें आपको, जितनी भी सरकार की नीतियाँ हैं, जो भी रिपोर्ट है, जो भी मतलब करेंट इशू है, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी आपको अच्छे तरीके से, डेली का डेली। ना तो आप वहाँ से नोट्स बनाने की झंझट खत्म है, सब कुछ आप बस पढ़ते रहिए उसे, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी भी पॉलिसियाँ आती हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करते रहिए, सिलेबस से कनेक्ट करके। ठीक है, साथ साथ सिलेबस भी रहना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि हमारा देश कहाँ है और अभी आगे जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपसे राय मांगी जाएगी। ठीक है, तो आपको वो, हम जब भी अफ्ताबर के इंटरव्यू सुनते हैं, वो कहते हैं कि बिन मांगे राय हमें देनी चाहिए, और बिल्कुल है कि आपको राय देनी ही पड़ेगी, क्योंकि
आप राय नहीं दोगे तो आपका काम नहीं चलने वाला। वहाँ लेक्चर देने वाले आप नहीं बन रहे हो, आपको करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें समझ में आपके आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या कैसे है। और आई होप कि हाँ जो मैं बोली हूँ आज वो आप लोग करेंगे और ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। भूलना नहीं है, कब ज़रूर कल की वीडियो आने से पहले ही, दैट मीन्स मंडे की वीडियो आने से पहले ही मुझे ये कमेंट मिलना चाहिए कि हाँ मैम हमने पढ़ लिया है और अच्छे तरीके से समझ में भी आ चुका है हमारे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो करंट का होता है ना, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसलिए वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। वहाँ से आप कहीं भी ना भटके यार, एक सोर्सेज अपनाओगे, मैगजीन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सोर्स ही हम रेगुलर अपना रहे हैं यदि, तो उसी को 10 बार पढ़ें, बस वहीं से कवर हो जाएगा। सिर्फ हमको 150 वर्ड ही लिखने होते हैं किसी भी आंसर में, तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। बस आप पढ़ते चलिए धीरे धीरे, जितना भी है अपना ऑप्शनल वगैरह जो भी है उसको कवर करते चलिए, क्योंकि ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे यही हमें क्या करते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचाते हैं। और आपका जीएस तो बस करंट अफेयर से ही रेडी हो जाना है, ठीक है। डेली आप पढ़ते रहे तो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं और बहुत चीज़ें हमारी क्या होता जाती हैं, क्लियर होती जाती हैं। और प्री में भी जो हमारा आता है यानी कि पीटी में आता है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि उससे भी जीएस का जो हमारा है कुछ पार्ट क्लियर होता है। और कुछ जो रहते हैं जैसे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन या कि और भी जो चीज़ें मैंने बताई, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमको पढ़ना पड़ता है। सो हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, जिसका ऑप्शनल अभी आप लोग चूज नहीं किए होंगे तो प्लीज़ अब टाइम आ गया कि आप लोग अपना ऑप्शनल भी क्लियर कर लें कि ऑप्शनल क्या है हमारा, हमें क्या ऑप्शनल लेना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर लीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।